है सेक्रेड गेम्स और गैंग्स ऑफ वासेपुर का कनेक्शन। क्या सेक्रेड गेम सीजन 2 में नजर आएगा फैजल खान का बेटा? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राफ स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। गैंग्स ऑफ वासेपुर को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में बिल्कुल वैसी जगह बनाई हुई है। और इस फिल्म में रिलीज होते ही जो सिनेमा घरों में तहलका मचाया था उसके बारे में तो सभी जानते हैं। तो लास्ट ईयर रिलीज हुए अनुराग कश्यप की वेब सीरीज जिसका नाम सेक्रेड गेम्स था, उसने भी जिस तरह गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो रिएक्शन मिला उसी तरह का रिएक्शन सेक्रेड गेम्स को भी मिला और इंटरनेट पर सेंसेशन बन रही थी और मीम्स के बाद मीम्स आ रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज की। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया ने अनाउंस भी किया कि सेक्रेड गेम्स सीजन 2 जो है वो शायद 1 अप्रैल को एयर हो जाएगा। कंफर्मेशन नहीं दिया, बट उन्होंने ये कहा है कि 1 अप्रैल को सब कुछ दिखेगा और साथ ही एपिसोड्स के नाम भी रिलीज किए हैं। वासेपुर की कहानी 2 फिल्मों में समेट के दिखाई गई है और इस फिल्म से हमें एक ही खानदान की 3 पीढ़ियां यानी कि शाहिद खान, उसके बाद सरदार खान और उसके बाद फैजल खान, तीनों को काफी करीब से देखने का मौका मिलता है। वहीं सेक्रेड गेम्स 8 एपिसोड्स की सीरीज है और इसमें हमें गणेश गायतोंडे, सरताज खान और भी काफी चीजों को देखने का मौका मिलता है। लेकिन इन दोनों की ही खास बात ये है कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं नेगेटिव रोल्स में सभी का मतलब गुंडे हैं, बहुत बड़े हैं, उसके बावजूद भी मतलब उनके बारे में सब कुछ जानकर भी जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो हमें बुरा लगता है, यार इस कैरेक्टर के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो। मतलब हमें पता है कि उसने उसके किसी और के साथ और भी कुछ बुरा किया है, बट जब उसके साथ बुरा होता है तो बहुत बुरा लगता है, यार मत करो ना। मतलब ये खूबसूरती है अनुराग कश्यप की, मतलब इस तरह से वो लाकी कैरेक्टर को स्क्रीन पे पोर्ट्रे करते हैं कि उनके हर शेड हमें दिखते हैं और हम उनको जानकर उनसे प्यार हो ही जाता है हर कैरेक्टर से। तो बात करते हैं वासेपुर के रणधीर सिंह की। रणधीर सिंह को फर्स्ट पार्ट से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो एक नॉर्मल आदमी से जाकर एक बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है और उस रास्ते में वो मतलब पॉलिटिशियन बनने के लिए कितना कुछ गलत करता है, लोगों की जान लेता है और कुछ भी मतलब कैसे कैसे करके वो पॉलिटिशियन बन जाता है। ठीक वैसे ही सेक्रेड गेम्स में है विपिन भोसले। विपिन भोसले का क्या है, वो भी पहले गणेश के पीछे घूमते रहते हैं कि भाई कैसे भी करके मुझे कुर्सी दिलवा दो, बट गणेश उसकी नहीं सुनता और उसको साइड कर देता है। बट बाद में किसी भी तरह से विपिन पॉलिटिशियन बन जाता है। अब जो है वो गणेश उसका दुश्मन बन जाता है और उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक वैसे ही रणधीर सिंह पॉलिटिशियन बनने के बाद उसके मेन लीड कैरेक्टर्स हैं उनका दुश्मन है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स में काफी यहाँ पर सिमिलैरिटीज है। तो हम बात करते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान की और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के फैजल खान की। मतलब दोनों का जो कैरेक्टर है उनको इस लाइन में जो आए हैं, वो सरदार खान के आने का एक ही वजह होती है कि बाप का बदला ले रहा है। मतलब कैसे उसने मेरे बाप को मार दिया, उसको तो उसकी कह के लूंगा। मतलब उसका आइकॉनिक डायलॉग ही है कि उसकी कह के लूंगा। फिर साथ में फिर सेकंड पार्ट में आता है फैजल खान। फैजल खान का अलग है, मतलब वो नहीं आना चाहता कभी इस फील्ड में। उसके लिए वो नशे वाली चीज है, मतलब उसे सुकून की जिंदगी चाहिए, कहीं नहीं करना उसको, ये मारधाड़ नहीं करनी, मगर उसकी मजबूरी हो जाती है, उसको आना पड़ता है इधर। और जहाँ मतलब मूवी का एंडिंग वाला सीन चल रहा है ना, वो छत पर मोहसिना के साथ है और मतलब इतना ज्यादा टूटा हुआ, मतलब उसको मतलब इतना बुरा लगता है कि क्यों ज्वाइन करना पड़ा उसको ये सब। और वहाँ प्यार से फिर मोहसिना उसको गाना सुनाती है कि घबराओ नहीं, बुरा, इतना प्यारा सा सॉन्ग, इतनी प्यारी सी लिरिक्स है। तो वहाँ उस वाले सीन से हमें पता चलता है कि मतलब वो इंसान अंदर से, मतलब बाहर से तो इतना बड़ा राउडी और वो इतना बड़ा दुश्मन है, मगर अंदर से वो कितना ज्यादा उसको ये सब चीजें अफेक्ट कर रही हैं। ठीक वैसे ही हम सेक्रेड गेम्स की तरफ जाए तो गणेश गायतोंडे, जिसका कैरेक्टर फिर से नवाजुद्दीन ने, जिसने फैजल का करा है, नवाजुद्दीन ने ही वही कैरेक्टर किया है। तो गणेश गायतोंडे का हमें मतलब स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि वो बैठा हुआ है और उसको सबने धोखा दे दिया, मतलब जिसके ऊपर भी उसने भरोसा किया है, मतलब और एंड में वो इंसान इतना ज्यादा टूट चुका है, इतना ज्यादा कि मतलब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खो चुका है, सब कुछ, और वो खुद को ही मार लेता है। तो इस तरह की जब बैक स्टोरीज हमारे सामने आती है ना, तो हमें उन कैरेक्टर से प्यार हो ही जाता है। एंड दिस इज व्हाट अनुराग डज एवरी टाइम। दोनों में उसने ये करके प्रूव कर दिया, मतलब वासेपुर के बाद सबने मान लिया था कि भाई अनुराग कश्यप क्या डार्क साइड दिखाता है, बट इस चीज को उसने फिर सेक्रेड गेम से प्रूव भी कर दिया कि भाई बाप तो मैं ही हूँ हर चीज का। और देखो किस तरह से मतलब वो चीज उसने मतलब मेंटेन करके रखी है। और साथ ही मतलब देखें तो सिर्फ मेल कैरेक्टर्स नहीं, मतलब उसकी फिल्मों के जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी वो इस तरह से दिखाता है। जैसे नगमा है वासेपुर की, कि इतना बड़े गुंडे की वाइफ है, मगर जो वो गुंडा है वो नगमा से डरता है, मतलब दुनिया भर में सब कुछ करके आ जाएगा मगर नगमा के आगे उसका मुंह नहीं खुलता। और वैसे ही उसमें सुभद्रा है कि सुभद्रा वैसे तो उसकी काम वाली होती है, बट उससे शादी के बाद मतलब उसको उसके सामने उसकी नहीं चलती।
तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने की कि अनुराग की फिल्म में खाली सिर्फ मेल कैरेक्टर्स नहीं है जो कि बहुत पावरफुल दिखाए गए हैं, फीमेल कैरेक्टर्स की भी वो उसी तरह से बात करता है। तो बात आती है कि क्या फैजल खान का बेटा हमें सेक्रेड गेम सीजन 2 में नजर आ सकता है। हमारी एक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कि हम सभी जानते हैं कि फैजल और मोहसिना कितने ज्यादा बड़े सिनेमा लवर्स थे, और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि फैजल की वाइफ मोहसिना और नासिर वासेपुर छोड़कर आ गए हैं और फैजल के बेटे को यहाँ पर मुंबई में पालते हैं। तो दो मूवी लवर्स का बेटा है और वो मुंबई शहर में पल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जब बड़ा होगा और हर तरफ मूवीज से रिलेटेड चीजें देखेगा तो उसको भी सिनेमा से प्यार हो जाएगा। मगर क्योंकि उसके अंदर खून है सरदार खान, फैजल खान और शाहिद खान का, तो वो अच्छे कैरेक्टर्स के लिए नहीं, वो विलन्स के लिए उसके दिल में मतलब होगा कि भाई क्या एक्टिंग करता है, क्या करता है, तो वो रियल लाइफ में इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। और साथ ही जब वो बड़ा हो रहा है तो उसको मुंबई की जो डार्क साइड है, मतलब माफिया वाली जो साइड है, उसको उन सब के बारे में मालूम चलेगा और वो जाकर फिर जब बड़ा होता है तो उस सबको ज्वाइन कर लेगा। हालांकि उसको पता नहीं कि उसका पास्ट क्या है, उसको इन सब चीजों से दूर रखा गया, उसको नहीं बताया गया कि उसका बाप और दादा क्या काम करते थे, बट क्योंकि उसके अंदर वो चीज है ऑलरेडी तो वो निकल कर बाहर आएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं, और इस बात से सब वाकिफ हैं कि सेक्रेड गेम सीजन 2 में बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि अनुराग कश्यप अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का कनेक्शन वो इस तरह सेक्रेड गेम्स में लाकर जो वासेपुर के जो फैंस हैं उनके लिए कुछ बड़ा धमाका करने वाला है। अगर आपको भी ये लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और 1 अप्रैल को कुछ आने वाला है जिसमें सब कुछ मालूम चलेगा नेटफ्लिक्स पर, तो उसको भी देखिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, नए सीजन के बारे में सेक्रेड गेम्स 2 के। मनोज बाजपेयी ने अनुराग कश्यप की लिखी सत्या, शुल और कौन में काम किया है, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले तक उनकी बात नहीं होती थी। इसके लिए अनुराग ने मन बनाकर उन्हें फोन किया, पूछा कि एक स्क्रिप्ट है, करेंगे? मनोज ने कहा क्यों नहीं। तो वे रात 11:30 बजे अनुराग के वहाँ पहुँचे। उनके लिए रेड वाइन की बोतल का इंतजाम किया गया। नरेशन पूरा होने तक मनोज पूरी तरह टल्ली हो चुके थे। उन्होंने एक ही बात कही कि क्या उनके किरदार का नाम सरदार खान रख सकते हैं, और बाद में इस किरदार का नाम भी यही रखा गया। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। कुरैशियों से झगड़ा होने के बाद जब शाहिद खान वासेपुर छोड़ धनबाद आता है, कोयले की खदान में मजदूरी करने लगता है। एक सीन है जब वो कोयला तोड़ रहा है, बरसात हो रही है और बरसात का पानी अंदर आ रहा है, लेकिन किसी त्रासदी की संभावना में भी सब काम कर रहे हैं और बाहर से गेट बंद है। इसका संदर्भ और इशारा 1975 में धनबाद के पास हुई चसनाला खदान त्रासदी की ओर भी जाता है। विस्फोट से खदान ढह गई और उसमें भयंकर पानी भर गया। इस त्रासदी में 370 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसी कई खदान त्रासदियां हुई हैं। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। विपिन शर्मा ने इस कहानी में कसाई एहसान कुरैशी का रोल किया है। इसके कुछ सीन असल कसाईबाई में चित्रित किए गए। यहाँ जमीन पर पूरा खून और कीचड़ बिखरा था, जानवरों के शरीर के अंग कटे गिरे थे। वहाँ दृश्यों को शूट करते हुए उन्हें कई बार उल्टी हुई। अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। यहाँ शूटिंग की अवधि के दौरान अनुराग और पूरी क्रू ने अपने आगे 60 भैंसे और एक ऊंट कटता देखा। इसके बाद लंबे समय तक किसी की मीट खाने की इच्छा नहीं हुई। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। गैंग्स ऑफ वासेपुर में शाहिद खान का किरदार जयदीप अहलावत ने निभाया था। खान का बेटा होता है सरदार खान, जो रोल मनोज बाजपेयी ने निभाया है। फिल्म में जयदीप को कास्ट करने का सुझाव अनुराग को मनोज ने ही दिया था। बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट की ओर। शुरुआती दृश्यों में एक में जयदीप अहलावत को खदान के पहलवान को कोयले के ढेले से सिर और मुंह पर बार बार मारना था। पहले इसके लिए फोम से बने नकली कोयले का इस्तेमाल होना था, लेकिन अनुराग ने सीन में पूरी सत्यता लाने के लिए उनसे असली कोयले के ढेले का इस्तेमाल करवाया। बढ़ते हैं अपने 7th पॉइंट की ओर। एक सीन में मनोज बाजपेयी का पात्र सरदार खान एक लोहार से कट्टा बनाने के बारे में पूछता है। उसमें जवाब देने वाला युवक असल में उसी पेशे का था। इसे यूं शूट किया गया कि निर्देशक अनुराग कश्यप ने उस लोहार से यूं ही बातें की। वे उससे कट्टा यानी देसी पिस्टल बनाने की विधि पूछते गए। वो बताता गया और बाद में इसी फुटेज को फिल्म में बरत लिया गया। मनोज का सवाल बाद में वीडियो में जोड़ा गया। बढ़ते हैं अपने 8th पॉइंट की ओर। में फैजल और मोहसिना के पात्र जब पहली बार डेट पर गार्डन में जाते हैं तो बातें करते हुए फैजल मोहसिना के हाथ पर हाथ रख देता है। कहती है, ये कोई अच्छी बात है, पहले परमिशन लेनी चाहिए ना। ऐसी बातें सुनकर फैजल रोने लगता है। ये वाकया असल में नवाज के साथ हुआ था। वे जब दिल्ली में अभिनय की बारीकियां सीख रहे थे
तब अपने दोस्तों की देखा देखी में वे भी एक लड़की के साथ घूमने पार्क गए। उस लड़की ने कहा कि वो बोर हो गई है। नवाज को लगा कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए शायद वो बोर हो गई हैं। तो उन्होंने हाथ पर हाथ रख दिया तो वो नाराज हो गई और बोली, ये गैर कानूनी है, आप ऐसे कैसे किसी को छू सकते हैं, आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए। वो बोलती गई और नवाज डर गए कि कहीं पिटाई न हो जाए। वे रोने लगे और वहाँ से जाने लगे। इस पर उस लड़की ने रोका, गले लगाया और किस किया। ये नवाज के जीवन का पहला किस भी था। बढ़ते हैं अपने 9th पॉइंट की ओर। इसी तरह एक और सीन था जहाँ फैजल पाइप और छज्जे के सहारे चढ़कर मोहसिना के कमरे में जाता है। वहाँ वो शारीरिक संबंध बनाने की परमिशन मांगता है, जिस पर मोहसिना उसे दौड़ा देती है। ऐसा भी नवाज के साथ असल में हुआ था और फिल्म में सीन यहीं से आया। बढ़ते हैं अपने 10th पॉइंट की ओर। फिल्म की टीम लोकेशन हंट करने जब गई तो उन्हें ऐसा घर नहीं मिला जहां सरदार खान को रहते हुए दिखाया जाना था। बाद में अनुराग ने उत्तर प्रदेश में जो लोकेशन चुनी वो दरअसल वही घर था जहां वे बचपन में रहते थे और जहां उनके छोटे भाई अभिनव दबंग के निर्देशक का जन्म हुआ था। फिल्म के लिए उन्होंने ज्यादातर लोकेशन बनारस, ओबरा, अनपरा, मिर्जापुर वगैरह वगैरह चुनी, जहां उनका बचपन गुजरा या जो पहले से उनके जहन में थी। बढ़ते हैं अपने 11th पॉइंट की ओर। कहानी में सरदार खान के 5 बेटे होते हैं, उनमें से अंत में सिर्फ एक ही बचता है, पैरेलल गुड्डू। फिल्म में उसके अलावा बाकी चारों फैजल, दानिश, डेफिनेट और पेंडिकुलर को ही खास दिखाया गया है। पैरेलल सिर्फ एक सीन में आता है असल में, पर पेंडिकुलर का इंट्रोडक्शन सीन होता है। अब बढ़ते हैं अपने 12th पॉइंट की ओर। सुल्तान कुरैशी का पात्र पंकज त्रिपाठी ने अदा किया था। उन्हें ऑडिशन के बाद चुना गया। पहले ये रोल छोटा था लेकिन बाद में काफी बड़ा हो गया। इस पात्र के अतीत की कहानी अनुराग को लाइव लोकेशन से मिली। वे एक कसाई खाने में थे जहां एक 12 साल का लड़का एक पूरे भैंसे को अकेला काट रहा था। उसने कहा कि वो अकेला काटेगा। उसे भय नाम के भाव का कोई एहसास नहीं था। अनुराग के मुताबिक उन्होंने कल्पना की कि जब ये 12 साल का लड़का बड़ा होगा तो कितना डरावना और निर्भय होगा या कैसा होगा। यहीं से वे बैक स्टोरी आई और नरेशन में आया कि सुल्तान एक दिन में 60 भैंसे अकेले काटता है। अब बढ़ते हैं अपने 13 पॉइंट की ओर। लिखने के लिए अनुराग स्पेन के मैड्रिड गए थे। वे एक ऐसी होटल में ठहरे थे जहाँ बहुत सारे ट्रांससेक्सुअल्स ठहरे हुए थे। महज 4 रातों में उन्होंने वहाँ गैंग ऑफ वासेपुर भाग 1 की स्क्रिप्ट पूरी और भाग 2 की स्क्रिप्ट आधी लिख दी थी। बढ़ते हैं अपने 14 पॉइंट की ओर। जब वे स्क्रिप्ट लेकर भारत लौट रहे थे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान कंपनी ने उनका बैग गुम कर दिया। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे 2 दिन तक वहीं रुके जब तक उनका बैग नहीं मिल गया। अब बढ़ते हैं अपने 15 पॉइंट की ओर। फिल्म के 2 गानों में अनुराग की असिस्टेंट डायरेक्टर भी नजर आते हैं। उसे के ढेर में राई का दाना गाने में वासन वाला दिखते हैं, जो अगली बॉम्बे वेलवेट में शहद लेखक रहे हैं, और पैडलर्स के निर्देशक उसी तरह आई एम अ हंटर गाने में श्लोक शर्मा नजर आते हैं, जिनकी पहली फिल्म हरामखोर सेंसर से रोक रखी है। वे भी अनुराग के असिस्टेंट रहे हैं। बढ़ते हैं अपने 16 पॉइंट की ओर। इतने विशाल सेटअप वाली फिल्म में भारी बजट चाहिए होता है, लेकिन अनुराग ने पूरी फिल्म को 10 करोड़ से भी कम की लागत में पूरा किया, जो रिकॉर्ड है। भाग 2 को मिलाकर इसकी लागत करीब 18 करोड़ से भी कम रही। कश्यप मानते हैं कि उनकी जगह कोई और होता तो ये फिल्म 80 करोड़ से कम में नहीं बनती। बढ़ते हैं अपने 17 पॉइंट की ओर। मेकिंग में अनुराग ने कई स्थान पर चतुराई बरती, जैसे एक सीन में रमाधर सिंह खड़े हैं और पीछे एक आधा ब्रिज बना दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स से वो आधा ब्रिज बनाया। उन्होंने मौजूदा दौर में बने हुए ब्रिज को CGI से अलग अलग जगह से मिटा दिया, जिससे ये लगने लगा कि ये कुछ दशक पहले का दौर है, जब ब्रिज निर्माणाधीन अवस्था में था। बढ़ते हैं अपनी 18 पॉइंट की ओर। बनारस में शूटिंग के दौरान अनुराग के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर सोहेल शाह की मृत्यु हो गई थी। दरअसल एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें एक जीप को चलते हुए दिखाना था। इसके लिए एक ड्राइवर तय था, लेकिन सोहेल ने खुद ही जीप चलाई। ब्रिज से गुजर रहे थे कि सामने से 2 लोगों को आते देख उन्होंने जीप मोड़ी और वो नीचे जा गिरी। सोहेल का सिर धातु से टकरा गया और उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। अस्पताल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। में उन्हें ट्रिब्यूट दी जाती है। अब बढ़ते हैं अपने 19 पॉइंट की ओर। ओपनिंग क्रेडिट्स में अनुराग कश्यप ने तमिल सिनेमा के 3 निर्देशकों को शुक्रिया कहा है कि इन्होंने अपनी फिल्मों से अनुराग को अपनी जड़ों में जाने के लिए प्रेरित किया। बाला, M. शशि कुमार और आमिर सुल्तान, इन तीनों का जुड़ाव मदुरै से है और अपनी फिल्मों में वे वही शूट करते हैं। तीनों डार्क, फ्रेश, भौचक्का करने वाली फिल्में बनाते हैं।
कम बजट में नए कलाकारों के साथ। बहुत प्रभावोत्पादक अनुराग ने भी गैंग्स के साथ यही करने की कोशिश की। एम शशि कुमार की सुब्रमण्यम 2008 बड़ी प्रशंसित फिल्म है। ये कम बजट की थी। फिल्म भी उन्होंने 80 के दशक के मधुरे को जिंदा करके दिखाया। शानदार कहानी थी, नए एक्टर थे, किरदारों का जबरदस्त प्रस्तुतिकरण था। नए फिल्मकारों के लिए ये एक मस्ट वॉच है। कुछ इसी तरह बाला धाकड़ निर्देशक है। वे अपनी जबरदस्त फिल्म नॉन गॉड वन की शूटिंग वाराणसी में आकर करके गए, जहां अनुराग रहे हैं। इसी बात ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये फिल्म देखने के बाद शौक में न हो। बाला पूरी तरह से कमर्शियल सेटअप के बाहर और अपनी ही कड़ी शर्तों पर काम करते हैं, जिस राह पर अनुराग अब फिर से चल रहे हैं। दक्षिण के हीरो हीरोइन उनके साथ काम करने को तड़पते हैं। तीसरे निर्देशक आमिर सुल्तान की फिल्म वारुथी वीरन उनका सबसे जबरदस्त काम है। ये भी मदुरै में बनाई गई। इसमें 60 नए एक्ट्रेस ने डेब्यू किया। इसे 2 नेशनल अवार्ड भी मिले। 3 पॉइंट की ओर फिल्म में पीयूष मिश्रा नासिर का रोल निभाते हैं और तिग्मांशु धूलिया रमाधीर सिंह का। बताया जाता है कि अनुराग ने इन दोनों को ये दोनों रोल ऑफर किए थे और उन्हीं पर छोड़ा था कि वे कौन सा किरदार करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अपने 21 पॉइंट की ओर। कहानी में एक जगह सरदार खान का मुकाबला करना रमाधीर सिंह के लिए मुश्किल हो जाता है, तो मंदिर में एक आदमी रमाधीर से मिलता है और कहता है मुसलमानों से लड़ना है तो मुसलमानों को जोड़ लो साथ में। इसके बाद रमाधीर सुल्तान कुरैशी को अपने साथ मिलाता है। इस आदमी की शक्ल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलती जुलती है। असल में ये पात्र चंद्रशेखर पर ही आधारित बताया जाता है। रमाधीर का पात्र धनबाद जिले के झरिया से विधायक रहे सूरजदेव सिंह पर आधारित है। इन सूरजदेव को राजनीति में गाइड करने वाले चंद्रशेखर ही थे। फिल्म में यहाँ यूँ दोनों का रिश्ता दिखाया जाता है। बढ़ते हैं अपने 22 पॉइंट की ओर। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के अंत में फैजल खान मारा जाता है, लेकिन जिस फहीम खान पर नवाज का ये रोल आधारित है वो आज भी जिंदा है और धनबाद की जेल में बंद है। चलिए बात करते हैं 23 पॉइंट। एक सीन है जहां सरदार खान को मुर्गी लेकर जा रहे नेता के पहलवान को गली में बर्फ तोड़ने वाले सुबह नुकीले चाकू से मारना होता है। अनुराग और एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल ने इसे ज्यादा हिंसक दिखाने के लिए अलग तरीके से फिल्माया। इसमें सरदार खान वो सुआ पहलवान के बदन में घोंपता है और उछलकर दूर हो जाता है। वो बार बार ऐसा करता रहता है, जिससे ताकतवर पहलवान की ताकत घटती जाती है। क्योंकि शॉट लाइव है और इसमें VFX का मामूली इस्तेमाल भी नहीं है, तो इसका असर दिखने में बहुत प्रभावी आता है। इस शॉट में एक समस्या ये भी थी कि पहलवान के शरीर में खून कैसे लाया जाए, तो उसकी स्वेटर के नीचे कुछ खून के छोटे छोटे गुब्बारे लगाए गए, लेकिन उन्हें फोड़ने की समस्या थी। ऐसे में पहलवान को ऐसी अंगूठी पहनाई गई जिसमें पिन लगी थी। जैसे ही पहलवान सुआ घोंपे जाने के बाद उंगली से उस जगह को छूते हुए दबाता, गुब्बारे फूट जाते और खून निकलता। बढ़ते हैं अपने लास्ट और 24 पॉइंट की ओर। जब भाग 2 में फैजल खान के घर पर हमला होता है और वो छत के रास्ते से होते हुए निकलता है, तो इस सीन में पहले 8 बार कोशिशें जाया गई। इसमें नवाजुद्दीन के वायर बांधे गए थे, जिस वजह से उन्हें एक छत से दूसरी छत पर कूदने और फिर काफी नीचे तक उतरने में दिक्कत होती है। नवाज ने कहा कि वे बिना किसी वायर के कर सकते हैं। 9वीं कोशिश में उन्होंने बिना किसी वायर के ये किया और एक ही टेक में शॉट ओके हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिल्मों से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज से। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू।